द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं आरजू काजमी साहबा। एज यू नो, शी इज़ अ वेल नोन जर्नलिस्ट एंड अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आरजू, इस्लामाबाद में क्या खिचड़ी पक रही है? क्या कोई सूरत नजर आती है बहरान से निकलने की, या हम इसी में फंसे रहेंगे और कब तक फंसे रहेंगे? सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। और आज जो नई चीज़ें चल रही है जिसका अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है, वो ये कि गवर्नमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार, ये सब लोग जो है और कई दूसरे लोग जो है मौलाना फजलुर रहमान से मिलने की कोशिशें कर रहे हैं। और मतलब टाइम वगैरह शायद उनसे ले रखा है और कोई बिल ये पास कराना चाहते हैं और उसके जरिए होगा ये, या कोई चीज़ लाना चाह रहे हैं नई, जिसमें ये नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के जो चीफ्स हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको उन सबको ये 3-3 साल की एक्सटेंशन देंगे। और उसके लिए ये सारी खिचड़ी पक रही है। और लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये क्या नया तमाशा है कि इस तरह से एक्सटेंशन तो बंद होनी चाहिए थी ना, कि और ये कोई नया लॉ लेके आ रहे हैं कि जिससे कि 3 साल की एक्सटेंशन मिला करेगी बंद होने के बजाय। और ऑब्वियसली जिनको देना चाह रहे हैं, आप भी समझ ही रहे होंगे कि किसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। वो नेवी वाले तो वैसे ही बेचारे बीच में आ गए, लेकिन असल में तो ऑब्वियसली ये आर्मी चीफ को देना चाह रहे होंगे एक्सटेंशन। लेकिन एक्सपीरियंस तो किसी का अच्छा नहीं रहा। अगर हम देखें हिस्ट्री में, इमरान खान ने जब एक्सटेंशन दी थी जनरल बाजवा को, तो उसके बाद उन्हीं ने इमरान खान का तख्ता उलट दिया था। अब इन्होंने एक्सटेंशन तो दे देनी है 3 साल की, लेकिन इनकी अपनी गारंटी कौन देगा कि ये लोग खुद कितने दिन के लिए रह गए हैं। अच्छा, चीफ जस्टिस को भी एक्सटेंशन देने की बात हो रही है ना? तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद पाबंदी लगाई थी कि किसी सिविलियन ब्यूरोक्रेट को, सिविल सर्वेंट को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो अब ये हम किस रास्ते पे चल पड़े हैं? सर, चीफ जस्टिस की सिर्फ अभी तक सुना ही गया है, लेकिन अभी तक किसी ने कहा नहीं है कि उनको एक्सटेंशन मिलेगी। उनसे जब पूछा गया था 2-3 दिन पहले, मीडिया ने जब उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, ये कहा था उन्होंने। अब उनके लिए क्या बात होती है पता नहीं, लेकिन फिलहाल जो ये गए हैं, ये तो इस वक्त नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के लिए गए हैं। और अभी देखिए क्या बात करके निकलते हैं। तो पहले तो सिर्फ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात होती थी और कहीं एयरफोर्स और नेवी के चीफ की बात नहीं होती थी एक्सटेंशन की। तो इस दफा शायद उन्होंने ये सोचा कि ताकि आर्मी के ऊपर कोई इस तरह का ऑब्जेक्शन ना आए, तो अब सबकी एक्सटेंशन हो जाए। तो इससे क्या फायदा होगा पाकिस्तान को? यानी हम क्या तासुर ये देना चाह रहे हैं कि ये जो लोग हैं इंडिस्पेंसिबल हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है, इनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई इनको रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई इतना काबिल नहीं है? सर, पहले भी यही कहा गया था। जिस वक्त जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हुई थी, तब भी आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि जी इंडिया से बड़ा खतरा है। उन दिनों 370 वगैरह भी हुआ था। तो जी वो अभी कश्मीर के ऊपर और भारत के साथ काम कर रहे हैं। अगर उनको हटा दिया गया तो काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, या उस तरह से नहीं कर सकेंगे। तो ये तो सीधे सीधे जो नेक्स्ट आने वाले चीफ्स होते हैं उनके ऊपर सवाल उठ जाता है कि क्या वो इतने निकले हैं कि काम नहीं कर सकते, कि इन्हीं को बार बार रखा जा रहा है। क्योंकि जाहिर है हर एक अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। एक प्रोसेस है जो होना चाहिए, हर कंट्री में होता है कि जी इनके बाद कोई दूसरा चीफ आएगा। इसका मतलब है जो दूसरे चीफ जो लाइन में है, या जिनकी बारी है, जिनकी टर्न है आने की, मतलब है वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, वो काम करने के काबिल ही नहीं है। ये तो ये मैसेज दे रहे हैं अपने ही इदारे के बारे में। दैट्स राइट। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें कि एससीओ की जो मीटिंग हो रही है नेक्स्ट मंथ इस्लामाबाद में, उसमें क्या क्या खबरें हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो आएंगे क्या, नहीं आएंगे, ऑनलाइन शिरकत करेंगे? सर, कोई नहीं आ रहा। वो सब लोग जो है उनका यही आया कि भारत से कि वो ऑनलाइन शिरकत करेंगे। और अभी जो लोग आएंगे उनके लिए भी इनके पास कुछ समझ नहीं आ रही इनको क्या करें, कहाँ पे करें ये इवेंट को। सिर्फ एक ले दे के, आपको पता है कन्वेंशन सेंटर ही रह गया है। और उसके बाद वहाँ की सिक्योरिटी और हर चीज को लेकर अभी तक सिवाय चाइना के किसी और प्रोमिनेंट कंट्री ने इनको ओके नहीं किया है। तो लग यही रहा है कि थोड़े ही लोग आएंगे, ज्यादातर ऑनलाइन ही ज्वाइन करेंगे। और पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि इस्लामाबाद में है, लेकिन अभी तक कन्वेंशन सेंटर के अलावा वो भी इनसे सेट नहीं हो पा रहा है कि इन्होंने असल में करना क्या है। सब ऐसे भागे भागे फिर रहे हैं कि कहाँ होना है। इतना टाइम हो गया और अभी तक इनको यही नहीं समझ आ रही कि ये किस तरह से मैनेज करेंगे।
तो फिर क्या लग रहा है कि ये सीईओ की जो मीटिंग है ये भी नहीं हो पाएगी या क्या, कोई सर मतलब मीटिंग इससे? तो हो जाएगी, हम्म मीटिंग तो हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की हम्म जो सिचुएशन है, जहाँ के चीफ मिनिस्टर को चाय पिलाने के लिए एजेंसी उठा के ले जाए और 8-8 घंटे चाय, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर कोई भी दूसरी कंट्री के हेड ऑफ स्टेट आते हुए कितना घबराएंगे, उनको क्या हम्म लगेगा कि तो अपने को पकड़ के चाय पिलाते हैं, तो जो मेहमान अगर आगे मोदी जी आ गए तो सर हमने तो उन्हें 2 दिन छोड़ना नहीं है बिरयानी खिला खिला के। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है पाकिस्तान हम्म। की देखते हुए बहुत कम ही लोग कोई आएंगे, ज्यादातर हो सकता है कोई ना कोई रीजन देकर और ऑनलाइन ही शिरकत करें। तो अभी तक जो है डार साहब जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है? अब तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इसाक डार जो हैं। सर ऐसा ही है, इसाक डार साहब जो हैं उनकी परफॉर्मेंस वैसी है जैसे पहले रही है जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मतलब वो हम्म स्टेटमेंट्स वगैरह देते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी रिसेंटली उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि हमें जो चाय है वो बहुत महंगी पड़ी है, काबुल की चाय, जो हम्म उन्होंने जनरल फैज के बारे में बात की। बाकी हम्म अभी जैसे गए हैं मौलाना साहब से मिलने, तो उसमें इसाक डार साहब भी गए, पूरी फैमिली ही है ना, ये तो एक तरह से आप जानते हैं कि ये सब हम्म रिलेटिव्स है ना आपस में, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार साहब, तो वो सबके सब मिलने गए। और जब जाहिर है अगर आप काम ऐसे लोगों को देंगे जो आपके कहीं ना कहीं से रिलेटिव लगते होंगे और ऐसा नहीं देखेंगे कि काम आता है या नहीं आता, उसके हम्म बजाय अगर फोकस इस चीज पे रहेगा कि मैं अपने कौन से रिश्तेदार को जॉब पे लगा दूं, मैं अपने कौन से रिलेटिव या दोस्त को दे दूं, तो हम्म फिर वही परफॉर्मेंस होगी जो इस वक्त गवर्नमेंट की है। वैसे इससे हम्म पहले इमरान खान भी यही करते रहे, ठीक है रिलेटिव्स कम लगाए, लेकिन अपने दोस्त यार हम्म। जिनसे फायदा था उनको लगाया, और यही रीजन है कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा। हमारे जो व्यूअर्स हैं जानते होंगे कि नवाज शरीफ की एक बेटी की शादी जो है वो इसाक डार के बेटे से हुई हुई है, और वो मेरे ख्याल में दुबई में रहते हैं। जी जी सर बिल्कुल। अच्छा, तो फिर क्या क्या ये जो चीफ मिनिस्टर जो हैं, केपीके जो है खैबर पख्तूनख्वा के, अमीन गंडापुर, उनकी क्या खबर है, क्या हुआ था? सर वो तो पहले तो वो स्टेटमेंट्स वगैरह देते रहे, खैर उन्होंने उसमें कई फीमेल जर्नलिस्ट जो हैं उनको भी बीच में नाम लिए बगैर ही उनके ऊपर भी क्रिटिसाइज किया था कि वो हम्म बयानियां बनाती हैं या अपनी तरफ से एक ओपिनियन सेट करती हैं, और उसके बाद अपनी वो जो भी उनकी तकरीर वकरीर थी वो करने के बाद फिर वो गायब हो गए थे। हम्म तकरीबन 8-9 घंटे ये उनकी पार्टी की तरफ से आता रहा कि उनके मोबाइल फोन जो है वो बंद जा रहे हैं, हम्म उनसे राब्ता नहीं हो रहा। मगर सीसीटीवी कैमरास तो लगे होंगे, चीफ मिनिस्टर है वो, ऐसे ही तो नहीं कहीं हम्म निकल गए हम्म होंगे, और जाहिर है वो सीसीटीवी कैमरा से देखा जा सकता होगा, सिक्योरिटी वालों से भी राब्ता नहीं हो रहा था कोई। 8-9 घंटे के बाद वो मिले और सीधा पिशावर चले गए। हम्म पिशावर से फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके साथ जो कुछ हुआ है वो एजेंसी वाले ले गए। पहले तो उन्होंने सीधे सीधे ये बात मान ली कि एजेंसी वाले ले गए। हम्म ये बात जो है वाली अमीन गंडापुर साहब ने भी कही, उनकी पार्टी के लोगों ने भी की, साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो बता नहीं सकते, अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकते कि उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन कई हम्म लोगों का कहना ये भी है सर कि जो जिस किस्म के सख्त किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं केपीके के चीफ मिनिस्टर, और कह रहे हैं कि नहीं मैं डायरेक्ट बात कर लूंगा अफगानिस्तान से या तालिबान से, तो पहली बात तो ये है कि वो उनके पास ये परमिशन ही नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, इसलिए वो हम्म चीफ मिनिस्टर हैं, जो फैसला भी करना है वो तो फेडरल ने करना है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कई कई तरफ से कि जो जनरल फैज हैं जी। उनके पास से जो चीजें निकली हैं, जो मोबाइल और दूसरी रिकॉर्डिंग निकली हैं, उसमें कई हम्म चीजें ऐसी हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब की भी हैं, और हो हम्म सकता है कि जो 9th में वगैरह के टाइम पर जो कुछ चला था तो उसमें वो कहीं फंस रहे हो, तो इस वजह से वो बाहर आने के बाद या समझे एस्टेब्लिशमेंट के साथ 8-9 घंटे चाय पीने के बाद जो बातें कर रहे हैं वो पहले से भी ज्यादा सख्त किस्म की कर रहे हैं। तो हो सकता है वो सोच रहे हो कि अरेस्ट तो मैंने हो ही जाना है, हम्म तो क्योंकि जो चीजें निकली हैं उसके ऊपर अरेस्ट हो सकता हूँ, तो क्यों ना एक मैं इस तरह की बात कर लूं जिससे ये लगे कि क्योंकि मैं स्टैब्लिशमेंट को या किसी को कुछ कह रहा था इसलिए अरेस्ट हुआ हूँ। मतलब 100 तरह की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक पॉइंट ये भी जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है। अच्छा, इसमें इमरान खान ने बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट दी है कि गंडापुर जो है ना, ही इज आउट ऑफ लॉयल्टी फॉर लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट। वो खामोश हैं, वो इस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर रहे। तो फिर इमरान खान क्यों डिस्क्लोज कर रहे हैं इस बात को? ये क्या मंतक है, इसकी क्या लॉजिक है?
सर इमरान खान ने इससे पहले किसका साथ दिया है? जब भी इनका कोई सपोर्टर, कोई मिनिस्टर या कोई पार्टी मेंबर पकड़ा गया है तो इमरान खान ने तो बैकआउट कर दिया है। इमरान खान ने तो जनरल फैज को भी एक तरह से डिसोन कर दिया था। उन्होंने कहा था जी मेरा कोई लेना देना नहीं, आर्मी जाने वो जाने, अगर इन्होंने कुछ किया है तो आर्मी बिल्कुल कोर्ट मार्शल कर सकती है। इसी तरह से इनके जब जब कोई मेंबर्स हुए तो इमरान खान ने सबसे पहले मुंह फेरा। इमरान खान ने तो 9 मई के लिए भी कह दिया कि हमें तो नहीं पता, और हाँ अगर हमारे कोई लोग इन्वॉल्व हैं और आपके पास सबूत हैं तो मैं ना सिर्फ ये कि उन्हें पार्टी से निकाल दूंगा बल्कि मैं तो ये कहूंगा उन्हें सजा भी दें। इमरान खान तो सबसे पहले वो जो हमारे होते हैं ना जूते छोड़ के भागने वालों में से हैं। तो वो तो इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको देखना चाहिए कि आपका लीडर सबसे पहले आपसे मुंह फेर लेते हैं। लीडर को तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लीडर को तो एक जगह खड़े होना चाहिए अपने वर्कर्स के साथ। तो यही हाल अली अमीन गंडापुर के साथ भी है, जिस वक्त कोई स्टेटमेंट देंगे, लेकिन ये अकेले इमरान खान की बात नहीं है। हमारे जितने भी मेन लीडर्स रहे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों चाहे वो पीएमएलएन के हों, जब जब इनके पार्टी में से किसी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो इनको इनके खिलाफ चला गया या इनको मुसीबत पड़ गई तो इन्होंने कह दिया कि जी वो तो उनका जाती स्टेटमेंट हो सकता है, हमारा कोई लेना देना नहीं। फौजिया वहाब एक हुआ करती थी पीपल्स पार्टी की, एक जमाने में कुछ साल पहले उनकी डेथ हुई है, तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दिया था और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल इनकार कर दिया था उनको ऑन करने से। वो कहते थी हमें नहीं पता कि इन्होंने क्या कहा है। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स का ये तो कैरेक्टर रहा है हमारे यहाँ। जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, बड़ी मुश्किल से अब IMF जो है उसकी पॉसिबिलिटी पैदा हुई है कि वो 7 बिलियन और दे देगा, लेकिन इसके साथ ही जो है पाकिस्तान के मसाइल जो हैं फाइनेंशियल इश्यूज वो ख़त्म नहीं होंगे, तो वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उसमें क्या कुछ है रीथिंकिंग इंडिया के हवाले से कि अगर हम कोई इनिशिएटिव लें, कोई ताल्लुकात बेहतर बनाएं, जैसे जनरल बाजवा ने कोशिश की थी और इमरान खान ने उसको नाकाम बना दिया था? सर मुझे नहीं लगता कि इंडिया इंटरेस्टेड होगा पाकिस्तान से बात करने में। पाकिस्तान ने अपनी वो पोजीशन खो दी है। पाकिस्तान तो डेफिनेटली चाह रहा है, यहाँ से तो कई बार इसाक डार साहब ने भी कहा है कि हम भारत से बात करना चाहते हैं, कई बार कहे हम टर्म्स को ठीक करना चाहते हैं, ट्रेड दोबारा करना चाहते हैं। हम हमारे यहाँ तो बिजनेस कम्युनिटी से भी बात की थी इसाक डार साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा कराची में कुछ दिन पहले, और उन सब ने कहा था कि हमें दोबारा से ट्रेड जो है वो अपनी ओपन करनी चाहिए। लेकिन भारत के लोग जो है उन्होंने तो ट्रेड बंद नहीं की थी सर, ट्रेड तो हमने बंद की थी। और साथ ही हमने ये भी कह दिया था कि जब तक मोदी रहेंगे, तो जब तक पीएम मोदी होंगे तो हम बात नहीं करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे। और मोदी का जो यार है वो गद्दार है, इस किस्म के नारे भी लगे हैं। साथ साथ हमारे यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स वाले अटैक हैं वो भी चलते चले जा रहे हैं, वो भी कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो फिर भला भारत बात क्यों करना चाहेगा? भारत बात ऐसे लोगों से करना पसंद करेगा, कोई भी कंट्री जिनसे उनको फायदा होता हो, क्योंकि कंट्रीज आपस में बिजनेस करती हैं, आपस में किसी ना किसी जगह पर उनका आपस में एक दूसरे के साथ कोई इंटरेस्ट जुड़ा होता है, तब बात करती हैं। हमारे साथ क्या इंटरेस्ट जुड़ा है किसी का? हम तो सिर्फ पैसा मांगते हैं, हम तो कुछ भी नहीं दे सकते। हमारे पास ले दे के क्या रह गया जो हम किसी को ऑफर करेंगे? जी हम पाकिस्तान से आप हमें फला चीज दे दीजिए या तो हम आपको ये दे देंगे। कोई चीज है ही नहीं हमारे पास, कुछ बताने के लिए ही नहीं है, देना तो दूर की बात है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत इंटरेस्टेड होगा, लेकिन पाकिस्तान जरूर इस वक्त चाह रहा है कि भारत से टर्म्स ठीक हो जाएं, लेकिन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए कि अगर करने होते उन्होंने तो उनके प्राइम मिनिस्टर या उनके फॉरेन मिनिस्टर या कोई ना कोई उनके गवर्नमेंट से पाकिस्तान आने को तैयार हुआ होता। अच्छा ये बताइएगा कि इंडिया में कुछ लोग आपको ऐसे नजर आते हैं कि जो पाकिस्तान पे स्पेशलाइज करते हैं, किताबें लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, जैसे तिलक देवेश्वर हैं, ही इज अ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, लेकिन उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं पाकिस्तान पे और पाकिस्तान में लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है, उनके नॉलेज को। इसी तरह से सुशांत सरीन है एक, उनके फादर भी पाकिस्तान वॉचर्स में से थे और ये भी एक थिंक टैंक के साथ काम करते हैं, मीडिया पे भी आते हैं। तो पाकिस्तान में कौन है इंडिया वॉचर्स? जैद हामिद के अलावा भी हैं कोई? सर मुझे नहीं लगता कि जैद हामिद जो है इंडिया वॉचर है, इसलिए कि अगर वो इंडिया को देख रहे होते, सच में इंडिया को देख रहे होते, तो वो इस किस्म की बातें ना करते जो वो कर रहे हैं। इसलिए कि अगर कोई किसी भी कंट्री को देख रहा हो या उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हो, कुछ लिख रहा हो, तो डेफिनेटली ऐसी चीजें तो लिखे ना जो फैक्ट के बेस हो। जैद हामिद साहब तो सिवाय गजवा हिंद के कोई बात ही नहीं करते, उनको तो हर वक्त यही लगता है कि हिंदू हमारे दुश्मन है और हमें वो खा जाएंगे और इसी किस्म की बातें करते हैं। लेकिन इससे ज्यादा तो मुझे कुछ उनकी नॉलेज नहीं लगती। पाकिस्तान में
पॉजिटिव लिखने वाले तो मैंने बहुत कम देखे हैं। एक आध शायद आप डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब के तरह के लोग हैं जो कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने लिखा है या वो बात करते हैं। ज्यादातर जो टेक्स्ट यहाँ पे बनता है या बात की जाती है वो नेगेटिव ही होती है और उसमें ज्यादातर यही बताया जा रहा होता है कि भारत के साथ हमारी क्यों नहीं बन सकती, भारत के साथ क्यों बन सकती है उसके ऊपर कोई नहीं लिखता, लेकिन क्यों नहीं बन सकती के ऊपर कई लोग जो है वो बात भी करते हैं, शोज भी करते हैं, बुक्स भी लिखते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बड़े से बड़ा चाहे स्कॉलर बैठे हों या कुछ भी हो, यहाँ तक है हैरत की बात है कि डॉक्टर परवेज हुद भाई तक नेगेटिव बात करते हैं, हालांकि पहले नहीं किया करते थे। मैंने कुछ साल पहले जब टीवी चैनल के साथ में थी और उनके इंटरव्यूज किए थे तब वो नेगेटिव नहीं बोलते थे, लेकिन अब वो भी भारत के अगेंस्ट ही बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी तक मुझे तो कोई खास ऐसा नहीं दिखा जिसने ठीक तरीके से स्टडी की हो भारत की। ठीक है, कई कहने चाहिए नेगेटिव पॉइंट्स या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स हर कंट्री में होते हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान से बैठकर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही क्यों दिखता है? आज पूरा दिन, आज के दिन जब मैं और आप बात कर रहे हैं, आज पूरा दिन ना सही आधा दिन जो है टीवी पे सिर्फ कश्मीर 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 होता रहा है कि जी कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है। इंडियन साइड कश्मीर की बात कर रही हूँ और एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनसे जो है फोन के ऊपर उनसे कमेंट्स लिए जा रहे थे। तो मैं यही सोच रही थी कि आज ऐसा क्या कौन सा दिन है कि ये कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे हैं, तो कोई इनको पॉजिटिव चीज नहीं दिख रही थी। हालांकि 2-3 दिन पहले जो इवेंट हुआ था ओलंपिक्स का जिसमें नरेंद्र मोदी जी थे और वो कई एथलीट्स थे उनसे मिले, उस वक्त ये थोड़ा सा पॉजिटिव बोल रहे थे। अदरवाइज 90% अगर आप नेगेटिव ही बोलेंगे तो ऑथर भी फिर वही लिखेंगे ना। मैंने तो पॉजिटिव लिखता किसी को नहीं देखा। अच्छा, ये जो जैद हामिद साहब है, मैंने कोशिश की थी कि उनका इंटरव्यू करूं, उनसे कुछ इस्तिफादा करूं, तो वो माने नहीं। पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो फिर मैंने जब इसरार किया तो कहने लगे कि मुझे अपना कोई इंटरव्यू सैंपल इंटरव्यू भेज दें। वो मैंने भेजा तो फिर पक्का जवाब हो गया। तो आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने कोशिश की उनका इंटरव्यू करने की? सर मैंने बहुत कोशिश की, बल्कि मेरी आदत नहीं है बटरिंग की, लेकिन मैंने बहुत बटरिंग की उनको। मैं जिसे कहते हैं ना बस सामने तो मैं शायद पाँव में पकड़ लेती, क्योंकि मेरे कई इंडियन दोस्त मुझे कह रहे थे उनको लेकर आओ, तो वो किसी तरीके से नहीं माने। और फिर जब मैंने बहुत रिक्वेस्ट की उनको, बहुत मैंने उनसे कहा कि सर प्लीज बस मुझे 15-20 मिनट दे दें, तो उन्होंने फिर वही आपकी तरह मुझसे लिंक मांगा शो उसका यूट्यूब का। जब मैंने वो दिया तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल ही कहा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अगर अपनी बात को ठीक समझते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो सही बात कर रहे हैं, तो वो अपनी बात पे डटे रहें। और उसके बाद जो सामने वाला आता है जो सवाल करता है, जाहिर हम लोगों ने बदतमीजी तो करनी नहीं है, रिस्पेक्टफुली क्वेश्चन करने, तो उसको फिर वो फेस करें ना। वो डर क्यों रहे हैं? वो भी पाकिस्तानियों से डर रहे हैं। आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो अगर वो हमसे डर रहे हैं तो वो किसी इंडियन के सामने क्या खाक बैठ पाएंगे? तो उनको चाहिए कि कम से कम वो अगर अपनी बात के ऊपर डटे हुए हैं और वो यही समझते हैं जो वो कह रहे हैं गजवा हिंद और दूसरी चीजों को लेकर भारत की, तो कम से कम पाकिस्तानियों को तो फेस करें, हमारे क्वेश्चंस तो लें वो, लेकिन वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। हाँ, उन्होंने असल में बयानात कुछ ऐसे दिए हुए हैं ना जिनको शायद डिफेंड करना आसान नहीं है या बहुत ही मुश्किल होगा। मसलन उन्होंने कहा जी अजमल कसाब का असल नाम अमर सिंह था और ये कोविड जो है ये एक साजिश है, कंस्पिरेसी है बिल गेट्स की और पता नहीं किस किस की, और ये जो वैक्सीन है ये भी एक कंस्पिरेसी है। तो फिर इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं, तो लेकिन हैरत होती है उन लोगों पे जो उनको प्रमोट करते रहे इस तरह के बंदे को। सर जिन्होंने उन्हें प्रमोट किया है वो इसी तरह के बंदों को प्रमोट करते हैं और अभी तक कर रहे हैं। अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि आजकल पीटीवी में किसको जॉब्स मिल रही हैं, कौन से गेस्ट जा सकते हैं। अब तो पहले तो सिर्फ एंकर्स और उनके ऊपर पाबंदी थी कि उनको कोई इदारा जो है वही अप्रूव करेगा तो जाएंगे, अब तो गेस्ट तक पे पहुंच गए और गेस्ट वो भी एक तरह से बताई हुई ही जो है वो वही फॉलो की जाती है। तो यहाँ पे तो सब ऐसे चलता है, कुछ नया नहीं है। अच्छा, आपकी आवाज कहीं कहीं जो है ना डिस्टॉर्ट हो जाती है, ये क्या जो चल रहा है वो फायरवॉल वाला चक्कर उसकी वजह से है, क्या है? सर वही लगता है मुझे, और तो कुछ नहीं। मेरा ख्याल है कि ये जो फायरवॉल लगाई है इन्होंने तो वो कहीं कहीं पे, या तो हमें इनके कोड वर्ड रख लेने चाहिए ताकि इनको समझ ही ना आए क्या बात हो रही, लेकिन मुझे लगता है उसी की वजह से, अदरवाइज शायद ना होता। मुझे कई लोगों ने शिकायत की है। अच्छा, रिटायर्ड एम्बेसडर अब्दुल बासित का भी आपने इंटरव्यू किया है और इस वक्त शायद वो सबसे हार्ड लाइन लेने वाले पाकिस्तानी हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे।
तो वो तजर्बा कैसा रहा? हाउ कन्विंसिंग वर हिज आर्ग्यूमेंट्स? सर मेरा उनके साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस तरह से रहा कि कम से कम वो जितने बार भी मैंने कहा वो शो में आए, ठीक है, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हार्ड लाइन लेते हैं, वो लेते रहे, उस पर मुझे कोई एतराज नहीं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वो आए, उन्होंने हर तरह का क्वेश्चन फेस किया, और उसके बाद मेरा ख्याल था कि शायद ये दोबारा नहीं आएंगे क्योंकि मैंने इतने हार्ड लाइन ली थी, लेकिन ये कि उसके बाद वो दोबारा आए और फिर उन्होंने जितने भी क्वेश्चन थे उसको अपने हिसाब से, वो किसी चीज को माने किसी चीज को नहीं माने, मगर होना यही चाहिए। अगर आपका कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप रखिए, दूसरे का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये थोड़ी आप छुप जाएंगे और आप कहेंगे मैं आ ही नहीं रहा। और डॉक्टर बासित का आपने कहा, तो डॉक्टर बासित के साथ लास्ट शो जो मैंने देखा था कुछ मेरे ख्याल 2-3 महीने पहले, तो वो उसमें ज़ैद हामिद साहब बैठे थे, और मैंने बल्कि डॉक्टर बासित से कहा भी कि सर इनको रिक्वेस्ट कर दें कि प्लीज आ जाए, तो वो कहने लगे नहीं मैं नहीं कह सकता, वो नहीं जाते कहीं भी। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर बासित के जो ओपिनियंस है उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आपको नहीं पसंद जो कुछ वो भारत के बारे में कहते हैं, जो कुछ वो यहाँ के बारे में कहते हैं, आप उससे कह सकते हैं कि नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन कम से कम वो फेस करते हैं, वो आते हैं, वो बात करते हैं, वो छुपते नहीं है। तो मेरा ख्याल है इस चीज के लिए तो उनको यकीनन अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अच्छा, मेरा ख्याल है डॉक्टर नहीं है वो, ही इज नॉट अ पीएचडी। अच्छा, आई थॉट ही इज। नहीं। अच्छा, उनकी किताब भी आई है हॉस्टिलिटी, वो देखी आपने? नहीं, अभी तक नहीं देखे। अच्छा, करण थापर ने उस किताब के हवाले से भी उनका इंटरव्यू किया था। तो ये बताइएगा कि उन्होंने एक व्लॉग भी बनाया था पाकिस्तान के जो इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके खिलाफ। तो उसमें कुछ इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाए, मेरा भी उन्होंने तस्करा किया, अगरचे नाम नहीं लिया, और वो ये कह रहे थे कि ये जो लोग पाकिस्तानी नैरेटिव को क्वेश्चन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, इनको इंडिया की तरफ से, या दूसरे लफ्ज़ों में रॉ की तरफ से पैसे मिलते हैं और वीकली पेमेंट मिलती है, और उनको ये अश्योर किया जाता है कि आपका हर शो जो है वो 1 लाख से ज़्यादा लोग देखेंगे। तो इन चीज़ों को कैसे देखा आपने? सर अब इन लोगों की अपनी एक सोच होती है, अपने तरफ से कुछ भी बात बनाई गई होती है, वरना ये बता दें कि वो पैसा कैसे आता है, पाकिस्तान और भारत एक दूसरे को लोग पैसे नहीं भेज सकते, ये तो सभी जानते हैं, हमारे यहाँ से हर तरह की सर्विसेज बंद हैं। और फिर ये कि ये नैरेटिव एक बनाया गया कि जी क्योंकि हम लोग गलत को गलत और सही को सही कह रहे थे, तो कहा गया कि जी ये तो इंडिया से फंडेड है या इंडिया से पैसे ले रहे हैं, हालांकि इंडिया वाले अगर इतने अच्छे होते, पैसे भेज रहे होते, तो मैं तो वेलकम कर लेती, क्या दोगे। हम तो खुद ही अपनी कंट्री में जो गलत हो रहा है उसको सही करने के लिए बात कर रहे होते हैं। ऐसे में डॉक्टर बासित और इस तरह के लोग उठकर अगर वीडियोस बनाएंगे और आपका या किसी का नाम लेंगे, तो मेरा ख्याल है ये चीज उनको सूट नहीं करती। ये तो बड़ा आसान सा एक तरीका है जी, आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा दें कि रॉ के एजेंट है, तो कभी कह मुझे तो खैर रॉ की कभी ISI मेरा चलता रहता है, कभी इधर से पैसे आ रहे हैं, कभी उधर से पैसे आ रहे हैं, सब बोलते रहते हैं, लेकिन वो लोग जो बात कर रहे होते हैं उनका IQ लेवल या उनका जो स्टेटस होता है वो हमें पता होता है। इनका कम से कम जो अब्दुल बासित साहब हैं, उनका कम से कम स्टेटस तो ये रहा है कि वो एम्बेसडर रहे हैं, वो रहे हैं, तो उनको मेरे ख्याल है डबल चेक करना चाहिए कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले, वरना ऐसे लोग तो भरे पड़े जो सोशल मीडिया पर टारगेट करते हैं, क्योंकि उनका कई तो ऐसे ना जिनका अपना काम नहीं चलता, जो खुद भी एक तरह से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जब अपनी वीडियो नहीं चलेगी तो उसकी क्यों चल गई, तो वो उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं। कई लोग मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने कई लोगों से गलती भी हो जाती है, तो कई लोग मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने मुझे कुछ मंथ्स पहले रच के जिसे कहते हैं ना बुरा भला कहा, बहुत कुछ बोला, अपनी वीडियो में बोला, किसी और की वीडियो में बोला, लेकिन अब वो लोग मुझसे बात करते हैं, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, तो बाद में मैंने उनको अनब्लॉक कर दिया। तो बल्कि एक साहब ने मुझे पूछा कि आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैंने कहा भैया पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मुझे तब याद भी नहीं है, तो मैंने ब्लॉक कर दिया था, बिकॉज मुझे और काम भी होता है, यहाँ मैं बैठ के पूरा दिन गालियां पड़ती रहूं जो मुझे पड़ रही है। तो उसके बाद उनसे बातचीत मेरी शुरू हो गई, कुछ इंडिया से हैं, कुछ पाकिस्तान से हैं लोग, तो कई चीजें जो है ना सर वो टाइम के साथ आगे निकल जाती हैं, और मेरा ख्याल है हमें उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए उन चीजों से। अच्छा, आपके ख्याल में इस हवाले से कौन अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान में? चाहे वो क्रिटिसाइज भी करें एक दूसरे को, लेकिन इससे भी एक इंगेजमेंट की सूरत तो निकलती है ना। तो इंडिया में मसलन मेजर गौरव आर्या हैं, हमारे यहाँ कौन लोग हैं जो इस सिलसिले में कुछ रोल अदा कर रहे हैं? सर मुजम्मिल शाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे यहाँ,
सैयद मुजम्मिल शाह, मुझे उनका काम काफ़ी पसंद है। मुझे मंसूर अली खान, उनका काम पसंद है। और इसी तरह से अगर थोड़ा सा मैं KPK वगैरह या उसमें देखूं, तो वहाँ की अली न्यूज़ अगर देखूं मैं, तो कभी कभार मैं देखती हूँ। लेकिन ये कि सलीम साफ़ी साहब हैं, उनका उसको लेके, अफगानिस्तान को लेके, ब्रिगेडियर इसाक अहमद है, इसाक अहमद खटक, वो अफगानिस्तान पे उन्होंने बल्कि बुक भी लिखी है। तो अभी रिसेंटली बुक लॉन्च हुई उनकी, तो बल्कि उनकी बुक्स जो है वो मैंने कई अपने दोस्तों को भी जो है वो भेजने के लिए इंडिया में रखी है, क्योंकि मेजर गौरव ने भी मेरे शो में उनके साथ उनकी डिबेट हुई थी और उनको बहुत पसंद आई थी मेजर साहब को। तो वो है। बाकी पाकिस्तान से तो फिलहाल मुझे यही लोग अच्छे लग रहे हैं। और भारत से अगर आप कहते हैं तो बिल्कुल जैसे आपने नाम लिया, मेजर गौरव काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उनके साथ साथ वैभव सिंह है। वैभव सिंह की जो वीडियोस होती हैं वो भी काफी, उसमें नॉलेज होती है और अच्छी होती है उनकी वीडियो। और कर्नल दानवीर सिंह है, वो कभी कभार बनाते हैं, थोड़े मूडी किस्म के आदमी है, तो वो कभी कभी वीडियो बनाते हैं। लेकिन ये कि जब बनाते हैं तो उनकी जो वीडियो होती है वो भी काफी ऐसी होती है कि इन्फॉर्मेटिव होती है पाकिस्तान को लेकर। लेकिन खास तौर पे मेजर साहब तो मैं कहती हूँ उन्होंने शायद PhD किया हुआ है पाकिस्तान पे, क्या वो हमें बाद में वो खबर मिलती है, वो पहले कर लेते हैं। साथ ही मैं अगर शौक से देखती हूँ या जरूर चेक करती हूँ, तो मैं उनकी डॉक्टर कमर चीमा साहब की वीडियो जरूर चेक करती हूँ कि चीमा साहब जो हैं वो भी काफी उनके पास भी काफी नॉलेज होती है और काफी पढ़कर और स्टडी करके और इस तरह से वो वीडियोस बनाते हैं। तो मुझे उनकी वीडियोस भी पसंद आती हैं चीमा साहब की, बल्कि अक्सर मैं उनके साथ रेस कर रही होती हूँ, चीमा साहब ने कर लिया, मेरे ये टॉपिक रह गया। तो वो भी जरा आपको थोड़ा काम करने में मजा आता है कि आप जब देखते हैं बाकी लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो खुद भी थोड़ी कोशिश करते हैं इम्प्रूव करने की। मैं कोशिश करती हूँ मेरा काम भी थोड़ा इम्प्रूव कर जाए। तो आप भी वैसे कभी बनाते हैं और कभी गायब हो जाते हैं। आपको वीडियोस मुसलसल बनानी चाहिए। आपकी अक्सर वीडियोस जो हैं वो बहुत गैप हो जाता है, क्योंकि आप जैसे लोगों से सीख कर, आप जैसे लोगों को सुनकर बहुत से लोग हमारे बाद वाले यानी स्टूडेंट्स जो है वो भी अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं ना। अच्छा, एक साहब है वहाँ अलाहाबादी, रणबीर अलाहाबादी शायद उनका नाम है, और एक जर्मनी में है और उनकी भी बहुत मैस फॉलोइंग है। आर यू फेमिलियर विद देम? नहीं, मैंने नाम नहीं सुना पहले। हाँ, ओके। तो एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? बस यही है सर कि आई थॉट के पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट है, जो भी स्टैब्लिशमेंट चला रही है गवर्नमेंट, उनको कम से कम ये करना चाहिए कि वो अपने जितने भी नेबर्स हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे भारत, या इवन तब तो चाइना भी नाराज है, इन सब की नाराजगी को दूर करना चाहिए और पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर पे काम हो, ताकि पाकिस्तान भी कुछ यहाँ पर बना सके। इसलिए कि ऐसे मांग मांग के मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन ये सरवाइव कर पाएंगे। अब तो कोई पैसा दे भी नहीं रहा। Thank you very much, Arzu. Thank you, sir.